राइज ऑफ हेल क्वीन एपिसोड 20। दिव्या घूमकर अग्नि के सामने हो जाती है और कहती है, थैंक यू, आपको मेरा बर्थडे याद था। दिव्या की कमर में अपना हाथ डालने से खुद के करीब करके जाता है, मेरा को केक के सामने लाता है, वो केक कट किया जाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को कभी दिव्या की फोन पर अधीर का कॉल आने लगता है। दिव्या से थोड़ा दूर हो जाता है। दिव्या फोन उठाकर फोन को स्पीकर पर कर देती है, तभी उधर से अधीर की आवाज आती है, हैप्पी बर्थडे दिव्या, मेरी दोस्त हमेशा खुश रहे और अग्नि तुम्हारा बहुत ख्याल रखे। ये सुनकर अग्नि की आंखें हिंद्रानी से बड़ी हो जाती है। दिव्या अधीर को थैंक यू बोलती है। उसके बाद धीरे धीरे पूरा परिवार दिव्या से बात करता है और फिर सब फोन रख देते हैं। दिव्या अग्नि की तरफ देखकर कहती है, मैंने और अधीर ने अपनी दोस्ती की नई शुरुआत की है, हमारी दोस्ती होगी और कुछ भी नहीं। अग्नि दिव्या को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कंधे पर अपना सर टिकाकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दिव्या, मैं हमेशा तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। हमेशा डर लगा रहता था कि तुम कहीं मना ना कर दो। तुम अगर मुझे रिजेक्ट कर दोगी या ना कह दोगी तो तुम्हारे साथ में अपना यह शादी का रिश्ता कैसे निभाऊंगा, कैसे अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी और का होते देखूंगा। बचपन की बात अलग थी, उसे वक्त में ना समझा था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। दिव्या अग्नि के हाथ को अपने हाथों में पकड़कर कहती है, अग्नि, मैं तुमसे ये तो नहीं कहती कि तुम मेरा पहला प्यार हो, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बता सकती हूँ कि तुम मेरा आखिरी प्यार हो, मेरी जिंदगी में आने वाले आखिरी इंसान हो। तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। मैं और अधीर अपने अतीत को बुलाकर आगे वर्तमान में जीना चाहते हैं। मैं भी समझ चुकी हूँ, शादी एक पवित्र बंधन है, इसे हम तोड़ नहीं सकते और अब मैं अपने इस बंधन को निभाना चाहती हूँ, आपके साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अग्नि दिव्या को घूमकर अपने सीने से लगाकर कहता है, वाकई में मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुमने पहला कदम मेरी तरफ बढ़ाया है और अब वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि आज तुम पूरी तरीके से अग्नि कपूर की बीवी बन जाओगी। उसके बाद मैं तुम्हारे होठों पर या तुम्हारे ख्यालों में भी किसी दूसरे मर्द को नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। दिव्या अग्नि के चेहरे को अपने दोनों हाथों में अपने होठों को उसके होठों पर टिका देती है। दिव्या के इस एक्शन से अग्नि फ्रिज हो जाता है। कुछ पल बाद दिव्या जैसे ही अपने होठों को अग्नि के होठों से आज़ाद करने वाली होती है, वैसे ही अग्नि दिव्या की गर्दन को पकड़ उसे खुद से चिपकाकर उसके होठों को पूरी शिद्दत से अपने होठों में मिला देता है। अग्नि इतनी बेसब्री से दिव्या के होठों को चूम रहा था जैसे अगर आज उसने दिव्या को छोड़ दिया तो वह हमेशा के लिए उसे दूर हो जाएगी। अग्नि की बेसब्री देखकर दिव्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वह भी बराबर अग्नि का साथ देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अग्नि की स्पीड से मैच ही नहीं हो रही थी। तकरीबन 20 मिनट बाद जब अग्नि को एहसास होता है कि दिव्या को सांस नहीं आ रही है तो वह दिव्या के होठों को आज़ाद कर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। अग्नि कैसे एक्शन से दिव्या का पूरा शरीर शिविर करने लगता है। दिव्या पर अपना ऐसा इफेक्ट पड़ता देख अग्नि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह दिव्या को अपनी बाहों में उठा उन जमीन में पीछे उसे गति पर लेटकर उसके ऊपर आ जाता है और एक बार फिर अपने और दिव्या के होठों के बीच के फासले को खत्म कर देता है। दिव्या की तन पर लिपटी साड़ी को अपने एक हाथ से अलग कर देता है। दिव्या इस वक्त ब्लाउज और पेटीकोट में अग्नि के सामने थी। अग्नि बेसब्र नजरों से दिव्या के शरीर को देख रहा था। अग्नि धीरे से दिव्या के कान में छुपा कर कहता है, अभी भी वक्त है, अगर अपना फैसला बदलना चाहती हो तो बदल सकती हो। एक बार अगर मैं तुम्हें अपना बना लिया ना, उसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। दिव्या अपने दोनों हाथों को अग्नि के गले में डालकर उसे खुद के करीब कर कर कहती है, बहुत सोच समझकर फैसला लिया है मैं और अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। वही दिव्या का ऐसा जवाब प्रकार अग्नि बिल्कुल दिव्या के ऊपर छा जाता है। उन दोनों की यह किस बहुत ही ज्यादा पैशनेट और बेसब्री से भरी हुई थी। उन दोनों के किस करने की आवाज पूरे टेरेस पर गूंज रही थी। वहीं अभी अभी टेरेस के पास रागिनी जी आए थे। ऐसी आवाज सुनकर वह हैरान रह जाती है। जैसे ही उनकी नजरें सामने जाती है वह जल्दी से हड़बड़ाकर सीढ़ियां उतरने लगते हैं। वहीं रागिनी जी के पीछे आ रहे उनके पति रागिनी जी को देखकर कहते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो। रागिनी जी सीढ़ियों के गेट को बंद करते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, नीचे चलिए। रागिनी जी के चेहरे की लाली को देख वह समझ जाते हैं कि ऊपर क्या हो रहा था, इसलिए वह भी रागिनी जी को छेड़ते हुए अपने कमरे में आ जाते हैं। वही अग्नि अपने एक हाथ से दिव्या के ब्लाउज की डोरी खोल देता है जो ढीला होकर उसकी बाहों में झूल जाता है। दिव्या के फोटो को अभी भी अपने कब्जे में किए हुए था और अपने दूसरे हाथ से दिव्या के ब्लाउज को निकाल कर साइड में फेंक देता है। आप दिव्या अग्नि के सामने सिर्फ इनरवियर और पेटीकोट में थी। अपने पैर से अग्नि दिव्या के पेटीकोट को भी निकाल देता है। अब दिव्या से विनबिया में अग्नि के सामने थी। अग्नि दिव्या को देखकर मदहोश हो चुका था। तभी दिव्या अग्नि की तरफ अपनी पीठ कर लेती है। अग्नि दिव्या की पीठ पर किस करते हुए उसकी इनरवियर को निकाल देता है। वही दिव्या गहरी गहरी सांस ले रही थी। अग्नि दिव्या के बचे हुए कपड़ों को भी उसके जिस्म से आज़ाद कर देता है। दिव्या अब पूरी तरह निर्वस्त्र अग्नि के सामने थी। अग्नि बेसब्र होकर दिव्या को देख रहा था और देखते हुए अपने भी सारे कपड़े निकाल देता है।
अग्नि को अपने सामने ऐसे देख दिव्या जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। दिव्या के करीब आते हुए कहता है, एक बार मुझे आंखें खोलकर देखो। बीवी दिव्या नाम है, अपनी गर्दन हिला देती है तो अग्नि दिव्या के ऊपर आकर कहता है, नहीं देखोगी तो मैं जा रहा हूँ। दिव्या झटके से अपनी आंखें खोल अग्नि की आंखों में देखने लगती है। अग्नि दिव्या की आंखों में शिद्दत से देख रहा था और एक बार फिर अग्नि अपने होठों से दिव्या के होठों को जब्त कर लेता है। एक दूसरे को पैशनेट किस करते करते ही अग्नि दिव्या के अंदर समा जाता है और दिव्या की चिक दिव्या के मुंह में ही रह जाती है। दिव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पति मिलन की जो खुशी दिव्या को थी वो उसे दर्द को भी काम कर रही थी। धीरे धीरे दिव्या का दर्द कम हो जाता है। अग्नि और दिव्या अपने नए सफर पर निकल पड़े थे, जहां दोनों के मन के साथ साथ जिस्म भी एक हो चुके थे। दूसरी तरफ एक खूबसूरत से घर के अंदर एक लड़की अपने कमरे में सामान इधर उधर फेंक रही थी। वहीं उसके पास खड़े दो लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी वह लड़की ठीक कर कहती है, मैंने आपको बोला था, 1000 बार बोला था भाई कि मुझे अपनी चाहिए, प्यार करती हूँ मैं उससे, लेकिन आप हमेशा कहते रहे कि आप वक्त आने पर बात कर लोगे, लेकिन आपने नहीं किया। और देखिए ना, मेरा आदमी किसी और से शादी कर चुका है। मुझे नहीं पता भाई, मुझे मेरा आदमी वापस चाहिए। कैसे लगे, क्या करोगे, मुझे नहीं पता। शिखा आगे जाकर मानवी को अपने सीने से लगाकर रहती है, बेटा वह इंसान है, जीता जागता इंसान, हम कैसे उसे तुम्हारी झोली में लाकर डाल सकते हैं। उसकी शादी हो चुकी है, उसकी बीवी है, वो प्यार करता है अपनी बीवी से। बेटा भूल जाओ उसे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। हम अग्नि से भी अच्छा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ कर लेंगे और वह तुम्हें प्यार भी करेगा, तुम्हारी इज्जत भी करेगा, केयर भी करेगा। अगर हम जबरदस्ती तुम्हारी अग्नि से शादी करवा भी देते हैं तो वह कभी तो मैं नहीं अपना आएगा। मानवी शिखा के सीने से लगकर रहती है, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया भाभी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, मैं कैसे जीऊंगी उसके बिना, मुझे तो सोच सोच कर ही दर्द हो रहा है। शिखा मानवी के चेहरे को पढ़कर रहती है, हम कहीं घूमने चलते हैं, वहां जाकर तुम्हारा मन भी डाइवर्ट हो जाएगा और तुम अपने बचपन के फ्रेंड से भी बात कर लो ना, वह हमेशा तुम्हें कॉल करता रहता है, सामने से तुम कभी उसे कॉल नहीं करती। उससे बात करो, अपने फ्रेंड सर्कल में जो उनके साथ घूमो, फिर वह मस्ती करो, देखना तुम अग्नि को पूरी तरीके से भूल जाओगी। शिखा मानवी के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर कहती है, बेटा मैं मानती हूँ तुम्हारा पहला प्यार अधूरा रह गया, लेकिन हम किसी का घर तोड़कर किसी का घर नहीं बस सकते ना। अगर हम कोई शादी सर्च किया कुछ भी करके अगर तुम्हारी शादी अग्नि से कर भी देते हैं और कल को अग्नि के सामने सच आ गया तो तुम जानती हो ना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसे भूलो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। जानती हो मानवी, हमें उससे शादी करनी चाहिए जो हमसे प्यार करता है, उसे नहीं जिससे हम प्यार करते हैं। मानवी अपने आंसुओं को साफ करके अपने भाई और भाभी की तरफ देखकर कहती है, आप सच कह रही हो भाभी, मैं भूल जाऊंगी उसे, वह मेरा कभी था ही नहीं। अगर वह मेरा होता तो भी किसी और से शादी कभी नहीं करता। अगर उसके मन में मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग होती तो कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता था शादी के लिए। मुझे ये बात समझ आए, लेकिन देर से समझाकर शिखा कमरे से बाहर आ जाती है। वहीं मानवी अपने डॉल में रखी अग्नि की तस्वीर को लाकर फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है, आज से आज़ाद कर दिया तुम्हें अपनी मोहब्बत से, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। मैं अपने भाई भाभी को परेशान नहीं दे सकती। मेरे भाई ने बहुत मुश्किलों से मुझे पाल कर बड़ा किया है और मैं अपने भाई को बर्बाद होते हुए नहीं दे सकती अपने लिए। मानवी अपने आंसुओं को साफ करके अपने भाई और भाभी की तरफ देखकर कहती है, आप सच कह रही हो भाभी, मैं भूल जाऊंगी उसे, वह मेरा कभी था ही नहीं। अगर वह मेरा होता तो भी किसी और से शादी कभी नहीं करता। अगर उसके मन में मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग होती तो कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता था शादी के लिए। मुझे ये बात समझ आए, लेकिन देर से समझाकर शिखा कमरे से बाहर आ जाती है। वहीं मानवी अपने डॉल में रखी अग्नि की तस्वीर को लाकर फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है, आज से आज़ाद कर दिया तुम्हें अपनी मोहब्बत से, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। मैं अपने भाई भाभी को परेशान नहीं देख सकती हूँ। मेरे भाई ने बहुत मुश्किलों से मुझे पाल कर बड़ा किया है और मैं अपने भाई को बर्बाद होते हुए नहीं दे सकती अपने लिए। मानवी को तो बात समझ आ गई थी कि वह जिस रास्ते पर जा रही है वह रास्ता गलत है और इसीलिए उसने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच लिया था। अगली सुबह अग्नि की आंखें धीरे धीरे खुलने लगते हैं। वह जैसी अपनी आंखों को खुलता है, उसके सामने दिव्या का खूबसूरत और मासूम सा चेहरा आता है। उसे देखकर एक बार को उसके चेहरे में खो जाता है, लेकिन तभी उसे रात की सारी बातें याद आती है और उसके चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है, क्योंकि वह जब से दिव्या से प्यार करता था तब से लेकर आज तक उसने यह उम्मीद कभी नहीं की थी कि दिव्या उसकी जिंदगी में इस कदर शामिल हो जाएगी। और अब तो वह दोनों मन के साथ साथ तुमसे भी एक ही चुके थे। अग्नि बहुत शिद्दत से दिव्या के चेहरे को देख रहा था और उसके चेहरे की हर एक बनावट का दीवाना होता जा रहा था। तभी दिव्या अपनी आंखें खोलता है तो दिव्या की आंखों के सामने अग्नि का मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है। दिव्या शर्मा कर अपनी पलकें झुका देती है तो अग्नि अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है, सच में आर्मर भी डालोगी क्या अल्फाया?
दिव्या मुस्कुराकर कहती है अब हमें नीचे चलना चाहिए, घर के सारे मेंबर उठ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अग्नि उठकर खड़ा होता है तो दिव्या देखती है अग्नि ने सारे कपड़े पहने हुए थे। जब दिव्या की नज़र खुद पर जाती है तो इस वक्त उसने भी एक नाइटी पहनी हुई थी। अग्नि उठकर खड़ा होता है और दिव्या को अपनी बाहों में लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है और अपने बॉडीगार्ड को मैसेज करके ये सब कुछ साफ करने को बोल दिया था। अग्नि दिव्या को कमरे में लेकर आता है और उसे बेड पर लेट देता है। अग्नि दिव्या के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है बीवी अभी तुम्हें उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए तुम्हें इस बेड से उठकर कहीं नहीं जाना है और तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ भी हो तो तुम मुझे बता देना। ये बंदा पूरे दिन आज आपकी सेवा में हाजिर है और आज आपका बर्थडे है, इसलिए हम आपको छोड़कर नहीं जाने वाले। दिव्या मुस्कुराकर अग्नि की तरफ देखकर कहती है आपको पाकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ पानी हो हमने, बस अब तो यही भगवान से दुआ है कि पापा की जिंदगी सही हो जाए, उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दिव्या के माथे को चूमकर कहता है तुम आराम करो, मैं जिम जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आकर तुम्हें वॉशरूम में छोड़ दूंगा, ठीक है। दिव्या हाँ बोल देती है और बेड पर लेट जाती है और अग्नि और अपने कपड़े चेंज करके जिम रूम में चला जाता है। दिव्या लेटी थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह उठकर बैठी है और बेड से नीचे अपने पर रखती है तो उसके पैर काम नहीं लगते हैं और उसे अपने कमर के निचले हिस्से में बहुत दर्द का एहसास होता है। दिव्या जैसी तैसी उठकर खड़ी होती है और धीरे धीरे चल के वॉशरूम में चली जाती है। वही वॉशरूम में पहुंचने के बाद वह व्हाट्सएप में गर्म पानी भरती है और अपने सारे कपड़े निकाल कर बाथरूम में लेट जाती है। गर्म पानी से धीरे धीरे उसके दर्द में आराम मिलने लगता है। अग्नि जिम में से आने के बाद अधीरा के कमरे में चला जाता है। अग्नि देखा है कि अधीरा टेक लगाकर बैठी थी। अग्नि उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कब तक अपने दर्द से बाहर नहीं निकलने का इरादा है तुम्हारा? कब तक अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी? तुम्हारे एक फैसले ने पहले ही तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और अब मेरा कहा मानो और शांति से उठकर खड़ी हो और एक बार फिर इस दुनिया का सामना करो और साबित करो कि तुम अधीरा कपूर हो जो किसी से नहीं डरती, किसी के आगे नहीं झुकती। खुद को साबित करो और एक बार फिर बिजनेस की दुनिया में अपना नाम साबित करो। दुनिया को अपने नाम का खौफ याद दिलवाओ। तुम वही अधीरा हो जिससे ये दुनिया डरती थी, जिसके आगे सर झुकाकर चलती थी। तुमने खुद से अपनी हालत क्या करती है तुम्हें एहसास भी है इस बात का? अधीरा अग्नि की तरफ देखकर कहती है मैंने क्या गलत किया था भाई? मोहब्बत ही तो की थी। अग्नि लेकिन गलत इंसान से मोहब्बत की थी तुमने। अधीरा देखो इंसान नहीं तुम्हें क्या से क्या बना दिया। मेरी बहन शेरनी थी जिसकी एक दहाड़ से जंगल में शांति आ जाती थी और अब तुम एक हिरनी हो जिसका शिकार करने से पहले कोई सोचेगा भी नहीं। और मैं चाहता हूँ कि हिरनी फिर से शेरनी बने और इस दुनिया को दिखाएं कि जब औरत अपनी पर आती है तो क्या से क्या कर सकती है। अधीरा अपना सर अग्नि की गोद में रख देती है और आंखें बंद करके कहती है मैं क्या करूं भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उम्मीद की कोई किरण, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही है। अग्नि अधीर की तरफ देखकर कहता है पहले उठकर खड़ी हो, सबसे पहले मम्मी पापा दादा दादी का सामना करो, अपनी भाभी के साथ एक अच्छा बंद बना, उसके बाद मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करो और फिर से साबित करो कि अधीरा कपूर बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड है जिसे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं है। अग्नि की बातों ने और उसके मोटिवेशन ने अधीरा के अंदर एक नई जान भरती थी। अधीरा खुद से उठकर खड़ी हुई थी और इतने दिनों में पहली बार अपने कमरे से बाहर आई थी जहां उसका पूरा परिवार बैठा हुआ था। अधीरा को आता देख सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग समझ चुके थे कि यह अग्नि का काम है। वही रागिनी जी आगे जाकर अधीरा को अपने सीने से लगाकर रहती है। मेरी बच्ची ने कितना वक्त लगा दिया ना अपनी छोटी माँ के पास आने में। अधीरा रागिनी जी के सीने से लगकर रहती है। अपने परिवार की और बड़ों की बात न मानने का जो अंजाम मेरा हुआ है ना छोटी माँ, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की अपने माता पिता का दिल तो खाकर उनकी बेइज्जती करके कभी खुश नहीं रह सकती। मित्तल मेंशन में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। राजवीर अपने हाथों से निया की प्लेट में खाना सर्व कर रहा था क्योंकि अब निया की देखभाल करना ज़्यादा जरूरी हो गया था। वही मन्नत अपने कमरे से बाहर आती है और डाइनिंग टेबल के पास खुशी के पास आकर खड़ी होकर कहती है मोम मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आने में कितना वक्त लगेगा मैं नहीं जानती, पर कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आ जाऊँ। अवनी निया की प्लेट में पपाया सर्व कर देती है जिसे देखकर मन्नत जल्दी से आगे जाकर निया की प्लेट से पपाया हटाकर कहती है या क्या कर रही हो मामी जी? आपको पता है निया प्रेग्नेंट है, ऐसे में आप उसे पपाया नहीं दे सकते। जो बात अभी सिर्फ दो लोगों के बीच थी अब वह बात पूरे मित्तल परिवार के सामने आ चुकी थी। निया प्रेग्नेंट थी। यह बात सुनकर सब लोगों को एक तगड़ा झटका लगा था और अब सबको यही लग रहा था कि राजवीर और मिया के बीच पहले ही सब कुछ हो चुका था, इसलिए अरमान ने शादी की इतनी जल्दी की थी। राजवीर आज मन्नत के चेहरे को देख रहा था। मन्नत के चेहरे पर कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई इमोशंस नहीं थे, कुछ था तो उसकी आंखों में वह खालीपन जो शायद अब कभी नहीं भरने वाला था। राजवीर उठकर सबकी तरफ देखकर कहता है
मैं उसे संभाल लूंगा, आप लोग अपना ब्रेकफास्ट करो। राजवीर निया को अपने साथ कमरे में ले जाता है। वही मन्नत जाते हुए राजवीर और निया को देख रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं रहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अरमान की नजरें बराबर मन्नत पर थी। मन्नत के चेहरे की भावनाएं, उसके चेहरे का दर्द, उसकी आंखों का खालीपन, अरमान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। लेकिन वह क्या कर सकता था? अपनी बेटी की इज्जत के लिए उसने अपनी दूसरी बेटी को दर्द जो दे दिया था। मन्नत अपने कमरे में आकर बेड पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद से कहती है, भूल जा मन्नत, भूल जा। वह तेरा नहीं है और ना वह कभी तेरा हो सकता है। तेरी छोटी बहन का पति है वह, भूल जा यार उसे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। मैं जानती हूँ मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं राजवीर से नफरत नहीं कर सकती। लेकिन नफरत नहीं कर सकती तो उससे दूरी तो बन सकती है ना। जो तेरी बहन के हित में हूँ वही करना है तुझे। मन्नत खुद को मोटिवेट करती है और उठकर खड़ी हो जाती है। तभी वह देखी है उसके कमरे के दरवाजे पर राजवीर पड़ा था। राजवीर को अपने कमरे में देख मन्नत के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वह राजवीर के पास जाकर रहती है, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे कमरे में आने का, और हाँ दोबारा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। राजवीर मन्नत के कमरे में जाकर मन्नत के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं आऊंगा, इस कमरे में कौन रखेगा मुझे। मन्नत हाथ बांधकर राजवीर के सामने खड़ी हो जाती है। इस वक्त मन्नत की आंखों में नफरत के सिवाय कुछ भी नहीं था। मन्नत किसी तरह कैसे मुस्कुराते हुए कहती है, ये हक तुमने खुद खाया है राजवीर, और अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो वापस यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, मैं नहीं चाहती कि घर वालों को यह मेरी बहन को कुछ भी गलतफहमी हो, इसलिए आज के बाद इस कमरे के दरबार से तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। और हाँ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तो किसी रिश्ते की वजह से आए हो। राजवीर मन्नत का हाथ पकड़कर कहता है, कुछ बात करना चाहता हूँ तुमसे। मन्नत राजवीर के हाथ को झटक देती है और कहती है, मैं बोझ हूँ ना तुम्हारे लिए, तो ये पूछो तो क्या तुमसे दूर अब किस बात की बात करनी है तुम्हें मुझसे? क्या जरूरी रह गया है? हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं रही क्या? सब खत्म हो चुका है और वह खत्म तुमने किया है, तो प्लीज दोबारा मेरे कमरे में आने की या मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मन्नत जैसे ही अपने कमरे से जाने के लिए बाहर कदम रखती है, राजवीर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, मुझे मेरा सुकून तो लेने दो। जैसे ही राजवीर मन्नत को टच किया, मन्नत के कानों में वही बात सुनाई देने लगी कि नहीं आप प्रेग्नेंट हैं। मतलब शादी से पहले वह राजवीर और निया एक दूसरे के करीब आ चुके थे, एक दूसरे के हो चुके थे। ये सोचते ही मन्नत के चेहरे पर नफरत उतर आती है और वह जोर का एक झटका राजवीर को देती है। राजवीर मन्नत से 4 कदम दूर हो जाता है। मन्नत गुस्से में राजवीर की तरफ उंगली पॉइंट करके कहती है। राजवीर मन्नत का हाथ पकड़कर कहता है, कुछ बात करना चाहता हूँ तुमसे। मन्नत राजवीर के हाथ को झटक देती है और कहती है, मैं बोझ हूँ ना तुम्हारे लिए, तो ये पूछो तो क्या तुमसे दूर अब किस बात की बात करनी है तुम्हें मुझसे? क्या जरूरी रह गया है? हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं रही क्या? सब खत्म हो चुका है और वह खत्म तुमने किया है, तो प्लीज दोबारा मेरे कमरे में आने की या मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मन्नत जैसे ही अपने कमरे से जाने के लिए बाहर कदम रखती है, राजवीर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, मुझे मेरा सुकून तो लेने दो। जैसे ही राजवीर मन्नत को टच किया, मन्नत के कानों में वही बात सुनाई देने लगी कि निया प्रेग्नेंट है। मतलब शादी से पहले वह राजवीर और निया एक दूसरे के करीब आ चुके थे, एक दूसरे के हो चुके थे। ये सोचते ही मन्नत के चेहरे पर नफरत उतर आती है और वह जोर का एक झटका राजवीर को देती है। राजवीर मन्नत से 4 कदम दूर हो जाता है। मन्नत गुस्से में राजवीर की तरफ उंगली पॉइंट करके कहती है, राजवीर एक लड़की को प्रेग्नेंट करके आपको सुकून नहीं मिला जो आप मेरे करीब आना चाहते हैं। निया शायद आपकी सच्चाई को नहीं जानती, लेकिन मैं अब आपको बहुत अच्छे से जान गई हूँ। आपके लिए प्यार सिर्फ एक खेल है, टाइम पास का जरिया है, और आप तो हम दोनों बहनों की जिंदगी से खेल गए। वह तो अच्छा हुआ वक्त रहते आपके अंदर दिमाग आ गया और आपने हम दोनों में से किसी एक चुन लिया। मन्नत अपने चेहरे पर नफरत के भाव लाकर कहती है, वैसे भी आप अभी हम दोनों बहनों की जिंदगी के साथ और खिलवाड़ करते। वह तो शायद निया प्रेग्नेंट हो गई इसीलिए आपको अपना खेल रोकना पड़ा, और शायद आप निया के करीब इसलिए चले गए क्योंकि वह तो बच्ची है, आपकी बातों में आ जाएगी। लेकिन मैंने कभी आपको खुद के करीब नहीं आने दिया ना, इसीलिए अपनी निया के पास चले गए। कितने दुबले इंसान हो ना तुम, मोहब्बत का दम भरते भरते तुम तो जिस्मों से खेल गए। राजवीर का दिल ऐसा लग रहा था जैसे फटकर बाहर आ जाएगा। मन्नत की नफरत का लेवल देखकर राजवीर की रूह कांप गई थी कि अगर मन्नत के सामने कभी सच्चाई आ भी गई तभी भी वह उसे माफ नहीं करेगी। उसने एक मासूम सी लड़की को क्या से क्या बना दिया। वह हार्टलेस लड़की बन गई है जिसकी आंखों में वीरानियां छा गई है, उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं रही, शायद उसका दिल पत्थर बन गया है। यही सब सोचते हुए राजवीर को अपना दिल भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर बहुत भारी बोझ रख दिया है जिससे उसे घुटन हो रही थी। राजवीर अपनी आखिरी कोशिश करते हुए मन्नत की तरफ देखकर कहता है, मन्नत तुम तो मुझे बचपन से जानती हो, क्या मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ लगता हूँ जो मैं ये हरकत करूँगा?
मन्नत फीका मुस्कुराकर कहती है, आप ये हरकत कर चुके हो राजवीर, तो बोलने में क्या ही बुराई है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, मेरे दिल में आपके लिए इतनी नफरत है जिसको मैं बयां नहीं कर सकती। अगर कभी भी जिंदगी में मुझे आपके किसी दुश्मन के साथ रहना भी पड़े या शादी भी करनी पड़े तो मैं आपको दुख दर्द देने के लिए किसी भी हद तक चली जाऊंगी। राजवीर हैरानी से मन्नत के चेहरे को देख रहा था। आज उसे मन्नत के चेहरे पर सिवाय खाली बनाकर कुछ नहीं नजर आ रहा था। राजवीर अपने कदमों को पीछे लेते हुए मन्नत के कमरे से बाहर चला जाता है, क्योंकि मन्नत की बातें उसे जीते जी मार रही थी। वहीं राजवीर की ऐसी हालत देखकर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा अरमान हैरानी से देख रहा था, क्योंकि राजवीर का इस वक्त मन्नत के कमरे में होना ही एक सवाल था। ऊपर से राजवीर की ऐसी हालत अरमान को बहुत तगड़ा झटका भी कर रही थी। अरमान जल्दी से राजवीर के पास आता है। वही राजवीर तो अपने सेंस में था ही नहीं, वह बिना किसी पर ध्यान दिए अपने कमरे में चला जाता है। वही राजवीर के इस तरह जाने से अरमान परेशान हो जाता है और वह तुरंत ही रणबीर को मैसेज करके राजवीर के कमरे में बुलाता है। रणबीर और अरमान इस वक्त राजवीर के सामने खड़े थे। वही राजवीर अपना सर कपड़े सोफे पर बैठा हुआ था। तभी रणबीर राजवीर के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, क्या हुआ राजवीर, तुम इतनी शौक में क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? राजवीर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सब कुछ खत्म हो गया अंकल, सब कुछ। मैंने मेरी मन्नत को खो दिया। मामू की बेटी को बचाने के चक्कर में गलती मियाँ ने की, गलती अमन ने सजा में होती है। मेरी मन्नत मुझसे इतनी नफरत करती है कि वह मुझे धरती के लिए, मेरे दुश्मन से शादी करने तक के लिए तैयार है। उसकी बातों ने आज मेरे दिल को इस तरह तोड़ा है कि मैं उसकी आंखों में आंखें मिलाकर एक लफ्ज बोलने लायक नहीं छोड़ा। आप लोगों ने मुझे क्यों बालिका बकरा बना दिया? अनंत था, अंश था, आप किसी से भी निया की शादी करवा देते, मुझे ही क्यों फंसाया आप लोगों ने? राजवीर रणवीर के हाथों को पकड़ के कहता है, आपकी बेटी है ना मन्नत, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आप मन्नत से करते हो ना, तो क्यों अपने मन्नत से उसकी खुशियां छीनी? अंकल जी बताए ना, जिस दिन अधीर को, आंटी जी को, घर वालों को ये बात पता चलेगी ना, आप किसी को जवाब नहीं दे पाओगे। और अरमान मामू, आप अगर अमन कभी वापस नहीं आया तो मुझे आपकी बेटी के साथ यह रिश्ता जिंदगी भर निभाना होगा, चाहे मेरी मन्नत किसी और से शादी करके चली जाए। क्या उसकी शादी करके चले जाने के बाद वह कभी वापस पलट कर मेरे पास आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी मन्नत को मन्नत रिश्ते निभाने में बिल्कुल खुशी आंटी की तरह है। उसके लिए रिश्ता चाहिए उसकी मर्जी से बना हो या उसकी बिना मर्जी से, वह रिश्ते को कभी छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आप दोनों से एक बात क्लियर करे दे रहा हूँ, अगर मेरी मन्नत मुझसे दूर हुई तो मैं कुछ ऐसा कदम उठाऊंगा जो किसी के हक में नहीं होगा, किसी के भी नहीं। मैं बहुत इज्जत कर ली शक्ति, बहुत इज्जत तेरी और बहुत इज्जत बचा ली, पर बात अब मेरी मन्नत की जिंदगी की है और मैं मेरी मन्नत को बर्बाद होते हुए किसी भी कीमत पर नहीं देख सकता। तो आप दोनों जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि अमन वापस आ जाए, वरना इस झूठी शादी को तोड़ने में मुझे एक पल का वक्त नहीं लगेगा। राजवीर अपनी बात कहकर जैसे ही गेट की तरफ मुड़ता है, गेट पर इस वक्त खुशी और अपनी दोनों खड़ी थी। खुशी और अवनी को अपने कमरे के बाहर देखकर राजवीर के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वह हैरानी से गेट की तरफ देखा है। वहीं राजवीर का ऐसा रिएक्शन देख रणवीर और अरमान दोनों ही गेट की तरफ देखते हैं और गेट पर खड़ी खुशी और अवनी को देखकर रणवीर और अरमान की सांस रुक जाती है, क्योंकि वह दोनों जानते थे अब इस घर में तांडव होने वाला था। खुशी के गुस्से को रणवीर बहुत अच्छे से जानता था और जब बात उसके बच्चों पर आती है तो वह रणवीर की भी नहीं सुनती है। खुशी और अवनी कमरे के अंदर आती है और खुशी रणवीर के सामने खड़े होकर कहती है, ये राजवीर ने अभी अभी क्या कहा? राजवीर और मन्नत एक दूसरे से प्यार करते थे और आप दोनों ने निया की गलती को छुपाने के लिए उसकी शादी राजवीर से कराकर मेरी बेटी को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। आपको ये हक किसने दिया रणवीर कि आप मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करें? राजवीर बेड पर बैठ गया था, उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं खुशी को इतनी गुस्से में देखकर अरमान और रणबीर दोनों डर गए थे, क्योंकि दोनों जानते थे क्या होने वाला है। खुशी रणबीर का कॉलर पढ़कर रहती है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ रणबीर और आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। आपको हक किसने दिया मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का और इस बच्चे की जिंदगी पर बात करने का? अरे वह आपका एहसान होता है, दबा हुआ था, इसका मतलब यह नहीं था कि आप उसकी जिंदगी को दांव पर लगा दें। रणबीर हैरानी से खुशी को देख रहा था, क्योंकि यह पहली बार था कि खुशी ने गुस्से में उसके कॉलर पर हाथ डाला था, वरना वह कितने भी गुस्से में होती थी वह ऐसी हरकत नहीं करती थी। वहीं रणबीर की आंखों में हैरानी और अचरज देखकर खुशी गुस्से में रहती है। बहुत मजा आया ना आपको मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में, तो मैं आपकी जिंदगी बर्बाद करूंगी। जिस तरफ से मेरी बेटी गुजर रही है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द से आप गुजरोगे। आपने एक बेटी की जिंदगी बचाने के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी पर बात करती। अरे दुनिया से गलती हुई थी तो हम सब मिलकर उसे संभाल लेते। अरे हम नहीं बताते समाज को कि निया प्रेग्नेंट है। अरे हम उसका ख्याल रख लेते, कह देते कि यह बच्चा हमने अडॉप्ट किया है, या हम मन्नत और राजवीर की शादी कर वह बच्चा मन्नत राजवीर को दे देते, वह पाल लेता उसे बच्चों को। जब तक अमन नहीं आता, अमन के आने के बाद हम उन दोनों की अमानत उन्हें सौंप देते। एक बार हमसे एटलीस्ट बात करने की कोशिश तो की होती आप दोनों ने।
अवनी अरमान के सामने आकर रहती है, आपने अपनी बेटी की खुशी के लिए मन्नत से उसकी सारी खुशियां चाहिए। आप हम औरतों के दिल को नहीं जानते अरमान, अगर हम मोहब्बत शिद्दत से करते हैं तो हम नफरत उससे भी ज़्यादा शिद्दत से करते हैं, और जब हम नफरत निभाने पर आते हैं ना तो हम किस हद तक और किस लेवल तक जा सकते हैं इस बात का अंदाजा आपको नहीं है। और मन्नत का अपने बाल काट देना, मन्नत का अपने कपड़ों को चेंज कर देना, उसके चेहरे के एक्सपीरियंस संदेश होना, उसकी आंखों में वह वीरानापन देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे कुछ तो हुआ है उसे बच्चों के साथ, लेकिन आज पता चला कि उसे बच्चों की जिंदगी पर बात करने वाला उसका खुद का माँ और खुद का पिता है। खुशी और अवनी दोनों ही उन तीनों की तरफ देखकर कहती हैं, आपको पता है ना, जिस दिन मन्नत को सच पता चल गया ना रणबीर, आप अपनी बेटी को खो दोगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपने अपनी बेटी को लगभग खो दिया है। आपको महान बनने का बहुत शौक है, ना बनिए महान, बेटा पहले ही दूर हो चुका है, अब बेटी के दूर होने की बारी है। और मैं मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप तीनों ने मिलकर मेरी बेटी से उसकी मासूमियत छीन ली है। अवनी अरमान के सामने आकर रहती है, आपने अपनी बेटी की खुशी के लिए मन्नत से उसकी सारी खुशियां चाहिए। आप हम औरतों के दिल को नहीं जानते अरमान, अगर हम मोहब्बत शिद्दत से करते हैं तो हम नफरत उससे भी ज़्यादा शिद्दत से करते हैं, और जब हम नफरत निभाने पर आते हैं ना तो हम किस हद तक और किस लेवल तक जा सकते हैं इस बात का अंदाजा आपको नहीं है। और मन्नत का अपने बाल काट देना, मन्नत का अपने कपड़ों को चेंज कर देना, उसके चेहरे के एक्सपीरियंस संदेश होना, उसकी आंखों में वह वीरानापन देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे कुछ तो हुआ है उसे बच्चों के साथ, लेकिन आज पता चला कि उसे बच्चों की जिंदगी पर बात करने वाला उसका खुद का माँ और खुद का पिता है। खुशी और अवनी दोनों ही उन तीनों की तरफ देखकर कहती हैं, आपको पता है ना, जिस दिन मन्नत को सच पता चल गया ना रणबीर, आप अपनी बेटी को खो दोगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपने अपनी बेटी को लगभग खो दिया है। आपको महान बनने का बहुत शौक है, ना बनिए महान, बेटा पहले ही दूर हो चुका है, अब बेटी के दूर होने की बारी है। और मैं मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप तीनों ने मिलकर मेरी बेटी से उसकी मासूमियत छीन ली है। अरमान जल्दी से खुशी के आगे आकर कहता है, इसमें रणबीर का कोई कसर नहीं है खुशी, उसने मेरे कहने पर यह सब कुछ किया है, मैं मेरी बेटी की इज्जत उसका मान सम्मान बचाना चाहता था। अवनी अरमान हाथ पकड़कर अपनी तरफ करके कहती है, तो उसके लिए तुमने मन्नत से उसकी खुशियां चाहिए, अपनी बेटी को खुशी देने के लिए तुम्हें किसी और की बेटी की खुशियां बर्बाद कर दी, और जीजू आप इन सब में शामिल हो गए, ये जानते हुए कि राजवीर और मन्नत एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, अपने कर कैसे लिया ये सब कुछ। राजवीर, अरमान और रणबीर तीनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सच ही तो कह रही थी, उन्होंने एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी की खुशियों को बर्बाद कर दिया। खुशी उन तीनों की तरफ देखकर कहती है, रणवीर आपने अपनी बेटी, अरमान आपने अपनी भांजी, और राजवीर तुमने अपना प्यार को दिया है, जितना तुम मन्नत तो नहीं जानते उससे कहीं गुना ज्यादा मैं मन्नत को जानती हूँ। वह कभी भी वापस लौटकर तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी, और बाई चांस आ भी गई तो तुम्हारी जिंदगी को जहनुम बनाकर रख देगी। हो खुशी अपनी बात कहकर वहां से चली जाती है, उसके पीछे अपनी भी चली जाती है। वहीं अरमान, रणबीर और राजवीर अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ तो उन्होंने भी नहीं सोचा था। वह तीनों ही मन्नत को बहुत अच्छे से जानते थे, मन्नत कैसी है और क्या कर सकती है। जब तक वह मासूम है तब तक है, वरना वह जब नफरत निभाने पर आती है ना तो शिद्दत से निभाती है। अगली सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मन्नत आकर खुशी के बगल में बैठ जाती है और खुशी और रणबीर की तरफ देखकर कहती है, पापा मॉम आपको याद है मेरा कॉलेज फ्रेंड कार्तिक आने वाला है अपनी फैमिली के साथ। सब लोग हैरानी से मन्नत को देखने लगते हैं। रणबीर की तरफ देखकर कहती है, कार्तिक ने कल रात शादी के लिए पूछा था तो मैंने सोचा बेस्ट फ्रेंड से की जाए, कार्तिक में कोई बुराई भी नहीं है। राजवीर के हाथों की मुट्ठी बन जाती है। वहीं रणबीर के कानों में खुशी की कही गई बात आती है। अरमान के चेहरे से पसीना बहाने लगता है। वहीं बाकी सब खुश हो जाते हैं। अधीर मन्नत के सर पर हाथ रखकर कहता है, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ, और वैसे भी किसी को तुम्हारी शादी से कोई एतराज नहीं है। मन्नत अधीर की बातें सुनकर राजवीर अपनी चेयर से उठकर खड़ा होता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है, लेकिन मन्नत एक नज़र भी उठकर कर राजवीर को नहीं देखती है। उसका पूरा ध्यान अपने खाने पर था। सब लोग हाल में बैठे हुए थे, तभी बाहर से कार्तिक और उसकी फैमिली अंदर आती है। अधीर और कार्तिक बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होकर मिल रहे थे। जिनको कुछ नहीं पता था सब खुश थे, मन्नत को कार्तिक जैसा हमसफर मिलने वाला है। वहीं रणवीर का चेहरा काला पड़ चुका था। अरमान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं राजवीर ऊपर रहने के पास खड़ा गुस्से से कार्तिक को देख रहा था।
कार्तिक के माता पिता खुशी और रणवीर से शादी की बात करते हैं। दोनों ही कोई जवाब नहीं देते, लेकिन अधीर जल्दी से बोलता है, आंटी इसमें कहने वाली क्या बात है, मेरी बहन को कार्तिक जैसा पति मिल रहा है, मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ और मुझे अपनी बहन के लिए कार्तिक पसंद है। वही मन्नत की तरफ देखते हैं तो मन्नत भी कहती है, आंटी मुझे कार्तिक पसंद है। वही किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही राजवीर अपनी आंखों में नमी चेहरे पर गुस्सा लिए नीचे हॉल में बैठे अरमान को देख रहा था। वही अरमान की नजरें की राजवीर से जाकर मिल जाती है और अरमान अपना चेहरा झुका लेता है। कार्तिक के माता पिता जल्दी से पंडित जी को बुलाकर सगाई और शादी का मुहूर्त निकालने के लिए बोलते हैं। इतनी जल्दी देखकर खुशी उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, देखिए बुरा मत मानिए, मन्नत हमारी इकलौती बेटी है और हम मन्नत की शादी बहुत अच्छे से और धूमधाम से करना चाहते हैं, तो आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। तभी मन्नत खुशी की तरफ देखकर कहती है, मोम मैंने ही बोला था कार्तिक को कि शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। वही मन्नत की बात सुनकर अब किसी के पास कहने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं रहते हैं। कार्तिक के माता पिता शगुन का सामान लाए थे। कार्तिक को मन्नत के बगल में बिठाकर मन्नत को चुनरी उड़कर उसे शगुन देते हैं और उसका टीका करते हैं। खुशी को ना चाहते हुए भी कार्तिक का टीका करना पड़ता है। वही रेलिंग के पास खड़ा राजवीर अपनी आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए नीचे हो रहे हर एक रस्म को देख रहा था और उसे अपने दिल में ऐसा लग रहा था जैसे वह आज अपना सब कुछ खो देगा। उसकी एक बार तो मन किया कि वह जाए मन्नत के पास उसे सारी सच्चाई बता दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि अगर उसे ऐसा ही करना होता तो वह इतना आगे आता ही नहीं। वह आसमान की तरफ देखकर कहता है, अमन कहाँ हो, जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाना यार, मेरा प्यार मेरी दुनिया मुझसे दूर जा रही है, तेरी एक गलती ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है यार, वापस लौटा आ जल्दी। इन सब रस्मों में दोपहर हो चुकी थी, इसीलिए सब लोग लंच करके बाहर आते हैं। वहीं मन्नत कार्तिक के साथ गार्डन में थी। कार्तिक मन्नत के हाथों पकड़कर कहता है, तो ये सही नहीं कर रही है मन्नत, तू जानती है ना ये सब गलत है, मैं और तुम कभी एक साथ खुश नहीं रह पाएंगे। मैं जानता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अपने प्यार के लिए तुम्हारी खुशियाँ नहीं कुर्बान कर सकता। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि तुम और राजवीर एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, इसीलिए मैं चला गया था यहाँ से वापस, लेकिन तुमने मुझे वापस किसी और से शादी कैसे कर सकता है, उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।